हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट के बीच में कोई स्लैब डाल देंगे, कोई मोटा सा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, दो पैरेलल की प्लेट के बीच में क्या करेंगे, कोई स्लैब डाल देंगे, कोई मोटा सा एक, ठीक है, एक मोटा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो, नोट करो, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डेरिवेशन ऑफ ठीक है, ऑफ टू पैरेलल प्लेट, ठीक है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैप्ड बिटवीन देम, ठीक है, कैप्ड बिटवीन देम। मान लो दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए, ठीक है, यानी कि दो पैरेलल प्लेट है, ध्यान से समझो बात को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे मीडियम बोल के एक स्लैब बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा कुछ मोटा सा कुछ डाल देंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मान लो दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, मान लो इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम बी दे दिए, क्लियर। दो क्या है, पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई भी हो सकता है, एक मोटा सा, मान लो इसकी मोटाई जो है क्या है, स्मॉल टी है, क्या है, स्मॉल टी, और दोनों प्लेटों का बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, क्लियर। इन दो प्लेटों का बीच का डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, और इसकी मोटाई यानी कि स्लैब की मोटाई मान लो स्मॉल टी है, क्या है, स्मॉल टी है। कहां डाला गया है, इन दो प्लेटों के बीच में क्या है, डाला गया है। तो निकालना है क्या, धारिता, यानी कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये छूट गया, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो यानी कि कैपेसिटेंस कितना होता है, यानी कैपेसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इक्वल टू होता है Q बाय V होता है, क्लियर, याद रखना। कितना होता है, C इक्वल टू Q बाय V होता है। किसी भी मतलब संचक की धारिता मैंने बताया था, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू होता है Q बाय V, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है उस लिंक के वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा बात है, ये पता चल गया, C इक्वल टू होता है Q बाय V, क्या, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, क्लियर। Q था, Q क्या है, Q है गिवन चार्ज है, Q क्या है, गिवन चार्ज मतलब दिया गया चार्ज है, ठीक है। वही चीज स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम है, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ A एंड B, ये सब नोट करो, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, देखो T क्या है, T जो है थिकनेस है, किसका थिकनेस है, स्लेब का, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ स्लेब, तो स्लेब का जो है थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, V क्या है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ठीक है। इन दो प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। A क्या है, A है एरिया ऑफ ईच प्लेट, क्लियर, एरिया ऑफ ईच प्लेट, इतना चीज है, नोट करो, नोट हो गया। चलो अब देखो, ध्यान समझो, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो जो है लिंक में मैंने डाल दिया, उसको देखना ही देखना है, तब इसमें आना है, नहीं समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय ए, मैंने पढ़ा चुका।
ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाय ए होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना हो गया। कूलम्ब्स थ्योरम क्या होगा बोलो, फ्रॉम कूलम्ब्स थ्योरम। कूलम्ब्स थ्योरम क्या होता है बोलो, कूलम्ब्स थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देख लो, ध्यान से समझो। मान लो यहां पे जो है एयर है, इन दो प्लेटों के, मान लो इसमें टी मोटाई वाला जब स्लेब डाला गया है, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एप्सिलॉन आर, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसके गैप में क्या होगा बोलो, एयर होगा। क्या होगा, एयर होगा। मतलब यहां से यहां तक एयर है, इसमें भी क्या है, एयर है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने, हाँ बताता हूं, देखो ध्यान समझो। मान लो ये दो पैरेलल प्लेट है, और इन दो पैरेलल प्लेट के बीच, ध्यान से नोटिस करना, इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में मान लो ये टी मोटाई वाला स्लेब डाल दिया गया। ठीक है, ये स्लेब डाल दिया गया, तो बोलो ये वाला जो गैप दिख रहा है इसमें क्या होगा, एयर होगा कि नहीं होगा, एयर होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। अरे एयर तो होगा ही। और ये टी मोटाई वाला स्लेब है, यानी कि ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये जो मार्कर दिख रहा है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। फिर इसमें भी जो गैप बच रहा है, इस गैप में भी क्या होगा, एयर होगा। तो मैं वही समझा रहा हूं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पर भी क्या है, एयर है, और ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर है। क्लियर। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, सॉरी फ्रॉम कूलम्ब्स थ्योरम, तो कूलम्ब्स थ्योरम क्या होगा, एयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर में 4 एयर के लिए मैंने क्या पढ़ाया बोलो, 4 एयर। तो एयर के लिए क्या होगा बोलो, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यानी कि एयर के लिए हम E1 मान लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टर फॉर एयर, एयर के लिए कितना होगा, E इक्वल होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके पहले वाला वीडियो देखना है, ठीक है, जो लिंक में है, तब इसमें आना। E1 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा का वैल्यू कितना है, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। क्लियर, 2 नंबर में देखो, पहला तो बात हो गई एयर के लिए, उसके बाद क्या है बोलो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कितना होगा, 4 डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इक्वल होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर होगा ना, यानी कि सिग्मा का वैल्यू Q बाय A, तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वेशन 2। क्लियर, ये बात समझ में आ गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गया, समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब क्या निकालना है, जब मैं जानता हूं C इक्वल टू है Q बाय A, इसको इक्वेशन A मान लो। अब देखो Q क्या है, गिवन चार्ज है, Q बाय V, सॉरी कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट C इक्वल टू कितना होता है, Q बाय V। ठीक है, Q क्या है, गिवन चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, यानी पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, इस प्लेट का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। क्लियर, चलो देखते हैं। यानी कि देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मैं फिर बताऊंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, वही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्लियर, यानी कि एकांक धनावेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य इन दो प्लेटों का बीच का विभवांतर कहलाएगा। इसका मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क डन है, वो वर्क डन निकालना पड़ेगा, वही वर्क डन इन दो प्लेटों का बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सबसे पहले ये नोट कर लो, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे, इसके पहले वाला वीडियो खाली देख लेना, इसमें ये तो फटाक से घुस जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, तो यूनिट ऐसे लिखो, टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट से लिख देते हैं, वन प्लेट टू अनदर प्लेट।
अनदर प्लेट। ठीक है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक, प्लेट ए से प्लेट बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना होगा बोलो, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया था, पिछला वीडियो में भी और इस वीडियो में भी बताऊंगा, क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F बाय Q, Q का वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा E इक्वल टू F। क्लियर, E इक्वल टू क्या होगा, F होगा ना, E इक्वल टू F। क्लियर, चलो, यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू बोलेंगे E इंटू डी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स बोलेंगे, E इक्वल टू बोलेंगे। क्लियर, लेकिन हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 निकाले थे, 2 आया था। E1 का वैल्यू कितना आया था बोलो, E1 का वैल्यू आया था Q बाय A इप्सिलॉन नॉट, यही था ना, एकदम सही बोल रहे हैं, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। E1 का वैल्यू सिग्मा वैल्यू Q बाय A इंटू इप्सिलॉन नॉट। क्लियर, E2 का वैल्यू आया था कितना, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, यानी कि सिग्मा का वैल्यू Q बाय A इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। बात समझ में आ रहा होगा। चलो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 था, एक एयर के लिए, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। देखो ध्यान से समझो बात को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब प्लेट ए से प्लेट बी तक ले जाएंगे तो सबसे पहले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एयर में गया, यहां से यहां तक, फिर जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां से यहां तक, फिर जाएगा एयर में यहां से यहां तक। बात समझ में आ रहा, यानी कि निकालना पड़ेगा वर्क डन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन सिर्फ एयर में, तो एयर में पहले निकालते हैं, देख लो। तो एयर में वर्क डन कैसे हो रहा है, यहां से यहां तक लेके गए, यहां का वर्क डन, यहां से यहां तक लेके जाएंगे, यहां का वर्क डन, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों, इसको ये दोनों का सिर्फ वर्क डन जोड़ देंगे तो सिर्फ एयर का वर्क डन निकलेगा कि नहीं। तो देख लो, यानी कि टोटल वर्क डन फॉर एयर के लिए पहला वाला देख लो, E1 का वैल्यू तो लिख देते हैं हम E1 इंटू डी, होगा ना, E1 इंटू डी। E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एयर, क्योंकि इसका वैल्यू एयर के लिए था। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो, एयर का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एयर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो, एयर का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यहां से यहां तक गया, इसको छोड़ दो, फिर यहां से यहां तक। दैट मीन अगर इन दो प्लेटों का बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, तो डी में अगर टी माइनस कर देंगे तो सिर्फ एयर का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डी माइनस टी सिर्फ एयर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एयर का डिस्प्लेसमेंट इतना हो, बात समझ में आ रहा है। इसकी मोटाई कितना है, टी है, तो डी में सिर्फ टी माइनस कर देंगे तो सिर्फ हवा वाला जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का क्या हो निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्लियर, तो यानी कि टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर एयर, तो एयर के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का टोटल वर्क डन इतना हो, फिर प्लस होगा ना इतना। और कहां पे वर्क डन हो रहा है, यहां पे हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगा ना, डायरेक्ट और इंटू टी, इंटू क्या होगा, टी होगा। टी होगा कि नहीं होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट टी हो रहा है ना, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, टी है। बात समझ में आया, ये तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलो अब वैल्यू पुट करना, और कुछ नहीं करना। देखो टोटल वर्क डन निकल गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट से दूसरा प्लेट तक पहुंच गया ना, यानी टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू फ्रॉम प्लेट बी, यानी कि ए प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंच गया है। ठीक है, तो यानी कि देखो E1 का वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों से, E1 का वैल्यू पुट करो तो E1 का वैल्यू है Q बाय ए इप्सिलॉन नॉट और इंटू डी माइनस टी, है ना, प्लस E2 का वैल्यू बोलो Q बाय ए इप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे, टोटल वर्क डन क्या कॉमन है, देखो है Q बाय ए इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे कितना है बोलो, डी माइनस टी प्लस इसका बोलो, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा टी अपॉन एप्सिलॉन, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा। क्लियर, अब यही वर्क डन, देखो ध्यान से समझो, यही किया गया कार्य इन दो प्लेटों का बीच का विभवांतर भी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बोलो,
मैंने क्या बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन को ही इन दो प्लेटों का बीच का विभवांतर भी कहते हैं। यानी कि द टोटल वर्क डन फ्रॉम प्लेट ए टू बी इतना आया है और यही किया गया कार्य इन दो प्लेटों का बीच का विभवांतर भी कहलाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट्स, ये दोनों प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना निकल गया, भी इक्वल टू आया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्लियर, यही है टोटल वर्क डन। इसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी प्लेट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। एक बार और थोड़ा बढ़ा देते, थोड़ा सा देख लो, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, जरूरी नहीं है, देखो ध्यान समझो, तो D और माइनस टी कॉमन लो, इन दोनों से सिर्फ माइनस टी कॉमन लो, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से माइनस टी कॉमन लेते, तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 1 अपॉन, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर। अब देखो, अब क्या है, अब इन दो प्लेटों के बीच की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एक ये है, फ्रॉम ए है ना, ये देखो ये फ्रॉम ए, ठीक है। तो आप देखो Q क्या था, Q तो गिवन चार्ज था, V का वैल्यू कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये Q Q कैंसिल हो गया, तो Q Q कैंसिल हो गया तो क्या हुआ बोलो, जब Q Q कैंसिल हो जाएगा तो C कोड बचेगा, इसको ऊपर ले देते तो 1 एप्सिलॉन नॉट होगा ना, एप्सिलॉन नॉट हो गया, देखो D माइनस टी 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर हो गया, यही है। यानी कि इन दो प्लेटों के बीच की धारिता कितना होगा, C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। कब, जब दो प्लेटों के बीच में कोई स्लेब डाल दिया जाए, कोई टी मोटाई वाला क्या है स्लेब डाल दिया जाए, तब इन दो प्लेटों के बीच की धारिता C इक्वल होता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। क्लियर। चलो, अगर हम लोग सिर्फ यही वाला क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे ना, इसी वाला क्वेश्चन का आंसर माइंड में रखेंगे ना, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो डेरिवेशन निकालते हैं वो भी निकल जाएगा। देखो कैसे, तो केस फर्स्ट में बात करते हैं। केस फर्स्ट में ध्यान से समझना, मान लो इन दो प्लेटों के बीच में हम नहीं रखेंगे स्लैब को, हटा देंगे, जरूरत नहीं है रखने का, तो क्या होगा, सिर्फ एयर होगा, यानी ये पूरे में क्या होगा, एयर होगा। जब पूरे में एयर हो जाएगा, सीधे बात करते हैं ना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं एयर के लिए। क्लियर, एयर के लिए 1 होता है। अगर मान लो ये नहीं पुट करना है, सपोज करो मैं एयर का वैल्यू नहीं जानते हैं, तब क्या करना पड़ेगा, यानी कि जब टी नहीं है तो टी को वैल्यू 0 रख दो, या तो ये करो या तो ये करो, है ना। टी का वैल्यू तो 0 रखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्लेब नहीं है। कब वाला केस में हो रहा है, उस टाइम जब स्लेब नहीं है, ठीक है। इन दो प्लेटों के बीच में ओनली एयर है, क्या है, ओनली क्या है, एयर है। क्लियर, इस केस में चलो देखते हैं हम। देन C इक्वल टू क्या है, यानी कि धारिता A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो D माइनस 0, ठीक है, D माइनस 0 1 माइनस 1 इतना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1। क्लियर। अब देखो इस इन दोनों में 1 आएगा, ये कैंसिल, यानी 0, यानी कि C इक्वल टू आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बोलो ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, एयर के लिए क्या पढ़ाया था कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर ओनली एयर हो तब इन दो प्लेटों के बीच की धारिता C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। मैंने ये पढ़ाया था, बात समझ में आया, मैं क्या किया था, पढ़ाया था, बात समझ में आया ना। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो, क्लियर, चलो ये तो केस समझ में आया। केस 2 में देखो, मान लो इस बार एप्सिलॉन, केस 2 नोट करो फटाक से, केस 2 में क्या बोल रहा, मान लो कि ये ए और बी प्लेट के बीच में टोटल में, मान लो सपोज करो टोटल में ये स्लेब डाल दिया जाए, टोटल में स्लेब को क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। क्लियर, यानी कि इस बार क्या है, एयर नहीं है, इस बार क्या है,
एयर नहीं होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, इस बार क्या होगा, एयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे में स्लेब को डाल दिए हैं, पूरे में स्लेब को डाल दिए हैं, मतलब क्या है, डी क्या था, दोनों प्लेटों का बीच की दूरी, यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा टी। होगा कि नहीं होगा बोलो? क्योंकि पूरे में स्लेब डाल दिया गया है, तो पूरे में स्लेब तो बोलेंगे स्लेब की लंबाई इक्वल टू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों बराबर है, यानी कि स्लेब की मोटाई यानी कि टी और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दोनों इक्वल होगा ना, यानी कि डी इक्वल टू टी। इस केस में क्या होगा, सी इक्वल टू होता है ए इंटू इप्सिलॉन नॉट अपॉन, देख लो डी, तो डी का वैल्यू क्या रखना है, टी का वैल्यू डी रख दो, ठीक है। चलो माइनस डी, कोई दिक्कत, डी माइनस टी इंटू 1/1/इप्सिलॉन। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सी इक्वल टू ए इंटू इप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, यहां पे करेंगे तो माइनस डी होगा, फिर इसको इसके साथ करो तो माइनस माइनस प्लस डी बाय इप्सिलॉन आर, ये कैंसिल होगा ना, ये दोनों कैंसिल, यानी कि बोलो सी इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाय इप्सिलॉन आर, दैट मीन्स सी इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर के ऊपर अपॉन डी। बोलो मैंने ये भी पढ़ाया था नहीं कि नहीं पढ़ाया था? इसमें क्या हो, मैंने बताया था कि यदि दोनों प्लेटों के बीच सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, ओनली कोई पराविद्युत माध्यम डाल दिया जाए, तब उन दो प्लेटों के बीच की धारिता सी इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर अपॉन डी होता है। क्लियर? ये चीज प्रूफ हो गया, बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से समझो, यानी कि अभी दो केस पढ़े, एयर के लिए पढ़े, इसके लिए पढ़े, तो दैट मीन्स क्या, बात क्या हो रहा है, अभी एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा ना, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो बताओ कि दोनों की धारिता किसमें ज्यादा होगा, मान लो डिस्टेंस सेम है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, सेम होगा, तो धारिता किसका ज्यादा होगा, इसका धारिता ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं, इसका मान लो 1 करो तो इसको 2 मान लो, यानी कि U2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि जब दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब प्लेट की धारिता क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इप्सिलॉन आर का वैल्यू चेंज होता रहेगा हर एक मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए इप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होता है। मान लो डिस्टेंस सेम है, एरिया भी सेम है, दोनों प्लेटों के बीच का, दोनों प्लेटों का एरिया भी सेम है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बोलो, C2 ज्यादा होगा, C1 कम होगा। हाउ? देखो कैसे, एग्जाम्पल, मान लो दोनों का डिस्टेंस सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है, मतलब एयर में और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दोनों का एरिया सेम है, सपोज करो एरिया सेम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर चेंज होगा तो C2 का वैल्यू चेंज होगा, कि इसमें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है नहीं, तो इस केस में इसका मतलब यह है कि दोनों प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, दोनों प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो उन दो प्लेटों के बीच की धारिता ज्यादा होगा, दैट मीन्स C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। बात समझ में आया? इतना ही नोट करो। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और रिलेटेड बताऊं, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है।